नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, कांशी राम के आंदोलन से खड़ी हुई ये पार्टी लगातार 2012 के बाद से नीचे क्यों आ रही है? पूरे देश और उत्तर प्रदेश में राजनीति में एक पराभव का जो दौर शुरू हुआ बहुजन समाज पार्टी का, उसके पीछे के कारण क्या है? आप अगर देखें तो 2007 में जब बहुजन समाज पार्टी पूरी क्षमता के साथ, बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश की सत्ता में आई थी, तब लोगों ने इसे एक बड़ी सामाजिक क्रांति का नाम दिया था। वो ऐसी सामाजिक क्रांति थी जिसमें समाज के सभी वर्गों ने बढ़ चढ़कर मायावती को वोट किया। मायावती मुख्यमंत्री बनी, पहली बार बहुमत की मुख्यमंत्री बनी, हालांकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उसके बाद से आप देखें तो 2009 का चुनाव हो, 2012 के असेंबली चुनाव हो, 2014 का जनरल इलेक्शन हो, बाई इलेक्शंस हो, या फिर जनरल इलेक्शंस हो, या फिर यूपी का असेंबली इलेक्शन हो, और या फिर देश में 2019 का चुनाव, लगातार बहुजन समाज पार्टी का जो मत प्रतिशत है वो गिरता जा रहा है। इसके पीछे के कारण क्या है? ये एक बेहद गंभीर विषय है। कारण क्या है कि बहुजन समाज पार्टी कोई एक सामान्य राजनीतिक दल नहीं है। ये बहुत अपेक्षाओं, बहुत आकांक्षाओं और दलित राजनीति के उत्कर्ष से खड़ा हुआ एक ऐसा राजनीतिक संगठन है जिसमें लाखों करोड़ों लोगों के, लाखों करोड़ों युवाओं की अपेक्षाएं जुड़ी थीं। तो बहुजन समाज के इस आंदोलन का बीएसपी के साथ कमजोर होना, ये निश्चित तौर पर दलित राजनीति, दलित उत्थान के लिए एक बड़े खतरे का संकेत है। तो मायावती की जो राजनीति है, उनका जो तौर तरीका है, वो लगातार कमजोर क्यों हो रहा है? आप याद करिए, ये वही बहुजन समाज पार्टी है जिसने राम मंदिर आंदोलन के वक्त भी मुलायम सिंह यादव के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में सत्ता हथियाई थी। उसके बाद बीजेपी के साथ भी मिलकर मायावती ने 2 बार मुख्यमंत्री बनी, फिर अपने क्षमता पे आई। उसके बाद आप 1993 से देखें तो 2007 तक लगातार बीएसपी बढ़ती रही। लेकिन इस बीएसपी बढ़ने के दौरान एक अहम मसला ये रहा कि जो भी कांशी राम के खास सहयोगी थे, जो भी बहुजन आंदोलन से जुड़े हुए बड़े नाम थे, जो ज़मीन से जुड़े नेता थे, वो एक एक करके मायावती का साथ छोड़ते गए। आज हालात ये हैं कि मायावती के पास सेकंड लाइन लीडरशिप का बड़ा अभाव है। मीडिया के क्षेत्र में देख लें तो सोशल मीडिया पर बहुजन समाज पार्टी की प्रेजेंस लगभग 0 है। राजनीतिक समीकरणों में बीएसपी फिट नहीं बैठ रही है। तो आप सोच रहे होंगे कि अचानक मायावती की चर्चा क्यों शुरू हुई? कारण उसका क्या है कि पिछले करीब 5-6 महीनों से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो के जितने भी बयान आते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को बैकिंग देने वाले हैं। चाहे राजस्थान का मसला हो, चाहे उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ उत्पीड़न की घटनाएं हों, चाहे वो आजमगढ़ का मसला हो, चाहे अभी आगरा का मसला हो, मायावती उत्तर प्रदेश सरकार से ज़्यादातर मामलों पर सहमत होती है। तो इस राजनीति को क्या समझा जाए? क्या मायावती बीजेपी के करीब जा रही हैं? ऐसे बहुत गंभीर आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? अभी तब जब सपा बसपा के साथ गठबंधन करके मायावती चुनाव लड़ी, उनके 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जीत कर आए, तो उसके बाद भी क्या समाज के सभी वर्गों का वोट उन्हें मिला? और बीजेपी की करीबियत दिखाने के पीछे की वजह क्या है? क्या मायावती जानबूझकर बीजेपी के करीब जा रही हैं, या फिर इसके पीछे उनका कोई सियासी मकसद है? और क्या भविष्य में मायावती और बीजेपी मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं क्या? ऐसी कोई पॉसिबिलिटीज उत्तर प्रदेश में हैं क्या? ये गंभीर मसला है और इस मसले की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी जब 1984 में कांशी राम ने इसका गठन किया था, तो लाखों करोड़ों दलितों की अपेक्षाएं, उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं और उनका भविष्य और उनकी पीढ़ियां लग गई। ऐसे में ये आंदोलन लगातार कमजोर होना, ये दलित आकांक्षाओं के कमजोर होने का संकेत है। तो ये दलित वोट कहाँ जाएगा? जो दलित यूथ है वो कहाँ जाएगा? वो किन पार्टियों के साथ इस वक्त है? क्या वो चंद्रशेखर आज़ाद के साथ है, मायावती के साथ है, या फिर वो वोट बिखरा हुआ है? जिस वोट को कंसोलिडेट करने के लिए कांशी राम ने पूरा जीवन खपा दिया, अब वो एक एक करके वोट बैंक और वो समाज और उसकी वोट की ताकत बिखर रही है। ये गंभीर चिंता का विषय है और इस पर खुली चर्चा होनी चाहिए। मेरे साथ आज की इस कार्यक्रम में सुधींद्र भदौरिया जी को मैंने आमंत्रित किया है।
बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने कार्यकर्ता हैं। बहुजन समाज की राजनीति लोहिया और अंबेडकर को पढ़कर ये बड़े हुए और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीएसपी के। उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं। कालीचरण स्नेही जी दलित समाज से जुड़े हुए बहुत ही जाने माने चिंतक हैं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अश्वनी उपाध्याय जी को मैंने आमंत्रित किया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये एक बहुत ही बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं। बीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। मैं चाहता हूं कि इस पर एक ओपन डिबेट हो, क्योंकि ये मसला सिर्फ मायावती का नहीं है बल्कि लाखों करोड़ों दलितों की आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ सवाल है। तो मैं कार्यक्रम की शुरुआत अभी करूंगा। मेरे साथ इस वक्त अभी सुधींद्र भदौरिया जी जुड़ नहीं पाए हैं, लेकिन इस कार्यक्रम की शुरुआत मैं अश्वनी उपाध्याय जी की तरफ से करता हूं। अश्वनी जी, आपको क्या लगता है कि लगातार 2009 के बाद आप देखें तो मायावती का जो वोट प्रतिशत है वो गिरता जा रहा है। 11 सालों में मैंने ये महसूस किया कि दलित राजनीति और दलित आंदोलन को लेकर मायावती जब आगे बढ़ी तो उसमें कमी आ रही है, उसमें कुछ क्षरण हो रहा है। इसके पीछे के कारण आप क्या मानते हैं? ब्रिजेश जी, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, आज आपने मुझे अपनी बात रखने का मौका दिया है। देखिए, अब ये जो नेक्स्ट जनरेशन आई है, भले ही वो चाहे 10th में पढ़ रही है, 11th में पढ़ रही है, 12th में पढ़ रही है या ग्रेजुएशन कर रही है, ये जो जनरेशन है ये इमोशनल कम बड़ी इंटेलेक्ट जनरेशन है। बहुत लॉजिक करती है, आपस में चर्चा करती है। इस जनरेशन को आप जाति के आधार पे मुझे लगता है आप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। बहुत ईमानदारी से मैं अपनी बात कह रहा हूं विजय जी। ये जो जनरेशन आई है, चाहे वो किसी कास्ट की हो, चाहे वो दलित समाज से है, चाहे वो पिछड़े समाज से है, चाहे वो ब्राह्मण समाज से, किसी भी समाज से या मुस्लिम समाज से है, वो बहुत ही दिमाग लगा रही है, सोच रही है, समझ रही है। हर एक जो पॉलिटिशियन है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसकी एनालिसिस कर रही है, ये कौन कहता क्या है, करता क्या है। जहां तक ये क्यों मर्ज हुआ है, आपने उसमें कहा नहीं, लेकिन मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से बसपा का एक बहुत बड़ा वोट बीजेपी को मिलना शुरू हुआ, लगातार मिलता जा रहा है। वो क्यों हो रहा है? काशीराम जी ने जो सपना देखा था वो फिर बाद में मायावती जी ने उसको आगे बढ़ाने की कोशिश किया, लेकिन जो लगातार उनका क्षरण हुआ और भाजपा की तरफ जो अट्रैक्ट हुआ, उसका मेन कारण ये था कि मायावती इतनी बार और सत्ता में रही, पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में रही, लेकिन वो दलितों के घर में वो दलितों के घर में बिजली नहीं पहुंचा पाई, वो दलितों को पूरा प्रोटेक्शन नहीं दे पाई, वो दलितों के मन में कॉन्फिडेंस नहीं दे पाई कि हाँ उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, वो दलितों के एजुकेशन के लिए उतना बढ़िया माहौल नहीं दे पाई, उतनी बढ़िया व्यवस्था नहीं दे पाई, वो दलितों को उतने मुफ्त मकान नहीं दे पाई जितने मोदी जी ने और योगी जी ने मिलकर दे दिया। मैं अगर यूपी की बात करूं तो योगी जी और सेंट्रल में मोदी जी ने दिया। तो अगर आप देखें आज की डेट में हर एक कम्युनिटी, किसी भी कम्युनिटी की हो, वो दलित हो, ओबीसी हो, ब्राह्मण हो, किसी कम्युनिटी को, उसको चाहिए क्या? उसको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए। उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? उसको बिजली इतनी पर्याप्त मिल जाए कि उसका बच्चा पढ़ाई कर सके, बिजली इतनी पर्याप्त मिल जाए कि उसके घर में पंखा चल सके, उसको शुद्ध पानी मिल जाए, उसको कम से कम भोजन मिल जाए, और वो कहीं अगर जाए सरकार के पास किसी भी विंडो पे, तो वो अगर अपना एक एप्लीकेशन ले जाए तो कम से कम उसकी एप्लीकेशन पे सुनवाई हो जाए। मुझे लगता है जो ये गवर्नेंस का मॉडल है, इतनी मायावती से बीजेपी की इतनी करीबियत के कारण क्या है? मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपको मायावती की जरूरत है क्या? नहीं, पहली बात तो ये कि ये तो आप कह सकते हैं, आप कहने के लिए स्वतंत्र हैं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे करीब है कि नहीं है। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विजन, अपने मिशन पे काम कर रही है। और मैं अगर आंकड़े देना चाहूंगा, शायद बहुत लंबे आंकड़े हो जाएंगे, मैं आपको इतना तक डिटेल में बता सकता हूं कि कितने जनधन खाते खुले, उसमें दलितों को कितने मिले। वास्तव में आप ये देखिए, उन दलित परिवारों ने जिसने बिजली नहीं देखा, वहां पे बिजली हमारी सरकार ने पहुंचाया। उन दलित परिवारों के बच्चों को अच्छी एजुकेशन की शिक्षा, उनको एजुकेशन लोन जो पहले कभी नहीं मिला था, हमारी सरकार ने आप दिया। समझ रहे हैं, आप चूंकि एक बेहतरीन दलित परिवार अधिवक्ता भी, इसलिए मेरे सवाल को आप घुमा रहे हैं। रूप से मेरा सवाल यह है कि आजकल मायावती आपके लिए प्रो स्टेटमेंट क्यों दे रही हैं? योगी जी का कोई भी फैसला हो, मायावती तुरंत मुहर लगाने आ जाती हैं। मैं इस करीबियत का राजनीतिक कारण नहीं समझ पा रहा हूं। नहीं, बड़ी सीधी मैं आपको बता रहा हूं। वो इसलिए वो देखिए, बहन जी विरोध, कोई भी दल, बहन जी अगर विरोध के लिए विरोध करेंगी तो निश्चित रूप से उनका जनाधार और खिसकेगा।
एक अगर दलित बस्ती में जौनपुर में कोई आग लगाता है और वहां 27 लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाता है, उनके ऊपर गैंगस्टर लगा दिया जाता है, एक दलित परिवार को कोई आगरा में अगर छेड़ता है, सीधे सीधे जितने भी अपराधी थे 11-12 सबको 2 दिन के अंदर गिरफ्तार करके भेज दिया जाता है, बाकायदा कंपनसेशन दिया जाता है, उनका घर दोबारा बनवाया जाता है। तो और चाहिए क्या? आज की डेट में जो पब्लिक है वो किसी जाति धर्म के उसमें नहीं आने वाली है, वो केवल ये कैलकुलेट कर रही है उसकी समस्या क्या है, उसकी समस्या का त्वरित निस्तारण कौन कर रहा है, कौन उसके साथ खड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी एज ए मैं कार्यकर्ता के नाते कह सकता हूं, कार्यकर्ता भी उतनी मुस्तैदी के साथ खड़ा हुआ है हर वर्ग के साथ जितनी सरकार उनको प्रोटेक्शन दे रही है। तो निश्चित रूप से हर एक कम्युनिटी, चाहे विशेष रूप से दलित कम्युनिटी को, उसको तो लगता है हमारा दोहरा लाभ हो गया। एक तरफ हमें संगठन हमारे साथ खड़ा हो जाता है किसी भी आपदा किसी विपदा में, दूसरी तरफ हमारे साथ सरकार हमारे साथ खड़ी हो जाती है, उसको दोहरा लाभ हो रहा है। पहले मुझे लगता है उसको नहीं मिल रहा होगा, अगर मिल रहा होता तो क्यों आता, क्यों वो बीजेपी की तरफ लगातार शिफ्ट होता चला जाता। अब किसी के फतवा जारी करने पे या किसी का चेहरा देख के कोई वोट नहीं देने वाला ब्रजेश जी, वो टाइम चला गया। मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा ये और क्लैरिटी आ जाएगी और इस नए युग में भाजपा इसलिए लगातार मजबूत होती जा रही है। सभी पक्षों, सभी संगठनों, सभी समुदायों का समर्थन तेजी के साथ इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से काम कर रही है। हम दीनदयाल उपाध्याय जी का जो सपना था, बाबा साहब अंबेडकर का जो सपना था, सरदार पटेल जी का सपना था, वास्तव में जो लोहिया जी का सपना था, उसको योगी जी और मोदी जी पूरा कर रहे हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं तो आपसे आग्रह करूंगा किसी दिन आप समाजवाद के विषय पे, कल्पना पे आप डिबेट करिए, मैं आपको पूरे आंकड़ों के साथ सिद्ध कर दूंगा कि सबसे बड़े समाजवादी अगर कोई है तो मोदी जी, योगी जी और भारतीय जनता पार्टी है। अगर आप किसी दिन दलित विषय पे आप चर्चा कर लीजिए। ओके, मैं ऐसा करता हूं कि इस कार्यक्रम में मेरे साथ कालीचरण स्नेही जी जुड़े हुए हैं। ओके अश्विनी जी प्लीज वेट, अश्विनी जी प्लीज वेट, मोदी जी लेके आए और योगी जी लेके आए। अश्विनी जी प्लीज वेट। ओके 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 ऑलराइट। कालीचरण स्नेही जी, आपने अभी इनकी पूरी बात सुनी, आपका क्या मानना है कि बहुजन समाज का इस आंदोलन का 2009 के बाद ये क्षरण क्यों शुरू हुआ और ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि मायावती बीजेपी के नजदीक जाती हुई दिख रही है? ये एक परसेप्शन है जो बन रहा है और मेरा क्या मानना है कि ऐसे राजनीतिक परसेप्शन पर खुली चर्चा होनी चाहिए। चलिए, धन्यवाद, आपने मुझे भी चर्चा में शामिल किया। अभी मैं सुन रहा था बीजेपी के प्रवक्ता उपाध्याय जी को। देखिए, सवाल इसका नहीं है कि जनधन योजना में खाता खुल गया है या मकान मिल गया है, ये हो गया है। असली बात है कि संविधान को कहाँ तक हम सुरक्षित रख पा रहे हैं, सरकार जो है संवैधानिक संस्थाओं को कहाँ तक संरक्षित कर पा रही है, प्राइवेट सेक्शन को सब चीज़ दी जा रही है। दलितों का सर्वाधिक संविधान के मूल भावना जो है वो दलितों के संरक्षण के साथ संबद्ध है, सबके साथ संबद्ध है, लेकिन दलितों का जो विकास है वो संवैधानिक अधिकारों के तहत है। संवैधानिक संस्थाएं लगातार किस तरह से कमज़ोर की जा रही हैं, सब जगह प्राइवेट हो रहा है। तो जब प्राइवेट सब सेक्टर चला जाएगा, वहाँ रिजर्वेशन है नहीं, भागीदारी होगी नहीं। जो कुछ चेहरे दिखते हैं आज, पहले जो सरकारों ने जो प्रावधान किए थे उसके तहत जो चेहरे दिखते हैं, जिनमें मैं भी एक चेहरा हूँ जो प्रोफेसर पद पर आ पाया हूँ, लेकिन सब प्राइवेट हो जा रहा है, सभी सेक्टरों को दिया जा रहा है। तो सारी संभावनाएं एकदम जो है एक तरह से दरकिनार होकर के खत्म होने की कगार पर हैं। जी, मैं आपकी भावना समझ गया, लेकिन मेरा एक राजनीतिक सवाल है आपसे कि मायावती बीजेपी के नजदीक जाती हुई क्यों दिख रही है? देखिए, उसमें मतलब ये मैं जहाँ तक समझता हूँ, देखिए कांग्रेस से उनकी सीधी टक्कर है, क्योंकि कांग्रेस का वोट बैंक जो है, कांग्रेस और बीएसपी का वोट बैंक लगभग एक ही है। पहले यही वोटर जो है कांग्रेस के साथ था। तो यदि बीएसपी खुले तौर पर कांग्रेस का समर्थन करेगी तो अपना ही नुकसान करेगी। किसी भी राज्य में, हम राजस्थान में देख रहे हैं, कांग्रेस में जो है 6 विधायक चले गए हैं। तो मतलब ये है कि यदि क्योंकि वोटर तो एक ही है, लड़ाई तो मुख्य वोटर की है, तो वोटर जो है अपने कैडर का वोटर उस तरफ ना, यद्यपि ये सही है क्योंकि भाजपा के साथ जो है। पर आपको ऐसा प्रतीत नहीं होता कि बहुजन आंदोलन थोड़ा कमजोर हो गया है? कारण क्या है कि मायावती की जो राजनीति के तौर तरीके हैं वो वर्तमान दौर में की जो राजनीति है उससे मेल नहीं खा रही। क्या है कि जो जाति व्यवस्था है वो दलितों को भी प्रभावित करती है। तो दलितों के बीच में जो उपजातियां हैं उनमें भी आपस में महत्वाकांक्षा का टकराव रहता है। तो स्वाभाविक है कि कुछ जातियां जो है छटक करके दूसरी पार्टियों में जाती रहती हैं अपने लिए और उनको लाया भी जाता है।
ये महत्वपूर्ण है। इसलिए जो है ये तो स्वाभाविक है। तो मेरे साथ सुधींद्र भदौरिया जी जुड़ चुके हुए हैं, बहुजन समाज पार्टी के बहुत ही पुराने नेता हैं और अत्यंत पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं और नेशनल स्पोक्स पर्सन हैं। लोहिया और अंबेडकर साहब को पढ़कर ये बढ़े हुए और बहुजन आंदोलन का बड़ा हिस्सा रहे हैं और मैं इनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि इन्होंने आज कार्यक्रम में जुड़ने की सहमति प्रदान की। भाई भदौरिया जी, बहुत स्वागत आपका। मैं कुछ फैक्ट आपके समक्ष रखना चाहता हूं। 2007 का वो उत्कर्ष का दौर था मायावती का, जब पूर्ण बहुमत के साथ उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की सत्ता में मायावती आती हैं। 2009 आपके 22 सांसद रह जाते हैं। 2012 आप चुनाव हार जाते हैं समाजवादी पार्टी से। 2014 आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 0 हो जाते हैं। फिर आप आ जाइए 2017 में चुनाव बहुत बुरी तरह से बीएसपी हारी, आपके 19 विधायक बचे। 2019 आ जाइए, समाजवादी पार्टी के साथ मिले, तब 10 सीटें आई। पर इन दिनों मैं देख रहा हूँ कि पॉलिटिकल पॉस्चरिंग देख रहा हूँ मायावती की, जो ये बताती है और जो इंगित करती है कि वो बीजेपी के नजदीक जा रही हैं। इसका कारण क्या है? देखिए, बहुजन समाज पार्टी आप जानते हैं वैचारिक पृष्ठभूमि से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों की पार्टी है और जो बहुजन महापुरुष हुए हैं उनके विचारों को लेकर चलती है। जब से बहुजन समाज पार्टी का जन्म हुआ है उस समय से लेके आज तक बहुजन समाज पार्टी का एक स्थायी वोटर है, वर्कर है, वो हमेशा इसके साथ रहता है। बाकी लोग आते जाते रहते हैं, कभी हमारा वोट बढ़ता है, कभी वोट हमारा जहां जो मूल वोट है वो रहता है साथ में। आप 1990 के आसपास से देखिए, लगातार हमारा वोटर लगभग उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर आप देखें तो 20% रहा है और वो हर चुनाव के अंदर लगभग इस प्रकार का वोट हमको मिलता है। चाहे हम चुनाव में सीटें कितनी जीतें, चाहे सीटें कितनी हारें, वो महत्वपूर्ण होता है, पर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि हमारा जनाधार सुरक्षित है या नहीं है। यही स्थिति हमने लगभग अन्य राज्यों में बना रखी है। अब आप कह रहे हैं कि मैंने आपकी बहस थोड़ी सुनी है, आपने कहा कि हम दोनों पार्टियों से, चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियों से समान रूप से दूर हैं। और आपको मालूम है कि पहले भी ये कोई नई चीज नहीं है। बहन मायावती जी अगर कुछ सही कदम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उठाए होंगे तो उनका भी साथ दिया, मनमोहन सिंह जी ने उस समय उठाए होंगे तो दिया, पर हमारी पार्टी अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारी चेतना, भदौरिया जी, अलग मैं आपको इंटरवीन नहीं करना चाहता, बट एक मेरा सवाल है आपसे जी। मेरा सवाल यह है कि दलितों पर जो अत्याचार की तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, पर मैंने नहीं देखा कि मायावती जी ने कभी मुखर विरोध किया हो, बल्कि वो तो योगी सरकार के फैसलों की अपने ट्विटर या प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सराहना करती दिखती हैं। तो इससे क्यों ना माना जाए कि आप यानी बीएसपी और बीजेपी एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं? ये बहुत ही गलत है और निहायत ही मैं कहूंगा शरारतपूर्ण भी है। बहन मायावती जी ने आप उनके देखिए, ये कोरोना का काल चल रहा है और कोरोना के काल में कौन कितना सड़क पर उतर रहा है सब पूरा देश जानता है और उसकी क्या सीमाएं हैं। हम लोग इस समय बहन मायावती जी मीडिया के माध्यम से, ट्विटर हैंडल आप उनका देखिए, कहीं भी उत्पीड़न होगा बहन मायावती जी बोलेंगी और उन्होंने बोला। और हमारे जैसे कार्यकर्ता जो लाखों करोड़ों कार्यकर्ता हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो, और मैं आपको बता दूं भदौरिया जी वो ट्विटर पे बोल रही हैं, लेकिन क्या है कि अप्रिसिएशन ज्यादा आ रहा है। चाहे केंद्र सरकार के कोई भी फैसले रहे हों, बहन जी ने तत्काल सपोर्ट दिया। उत्तर प्रदेश में कोई भी मसला आता है तत्काल सपोर्ट आता है। और सरप्राइजिंगली बीजेपी पिछले 6 महीनों से मायावती के खिलाफ कोई अटैक नहीं कर रही है। हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, ऐसा है तो मैं वही तो कह रहा हूं कि 6 महीने से बीजेपी आप पर कोई अटैक नहीं कर रही है। तो बहन जी इसका मतलब समझिए ना, इसके राजनीतिक निहितार्थ क्या है। आप मेरे ऊपर गुस्सा मत हो, मैं तो वो सवाल पूछ रहा हूं जो पॉलिटिकल जेस्चरिंग दिख रही है इस वक्त। मैं तो कतई गुस्सा नहीं हो रहा हूं। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपको पहली बार लग रहा, क्या आपको नरसिम्हा राव के टाइम पर, क्या आपको मनमोहन सिंह जी के टाइम पर नहीं दिखा था कि हमने उनका, चाहे न्यूक्लियर डील रही हो, चाहे कहीं और तमाम प्रश्न रहे हो, हमारे स्टैंड होते रहे हैं। इसी तरह से अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर उनका साथ दिया। और भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो बाबरी मस्जिद का मामला हो,
कल्याण सिंह जी के उस समय दौर अच्छा में चलो, जो आप इस उत्तर बात की प्रदेश क्या में कसम खा सकते हो? क्या कसम खा सकते हो कि कभी बहुजन समाज पार्टी बीजेपी के साथ नहीं जाएगी? आप कसम खा लो, मैं मान लेता हूं, मैं सवाल नहीं करूंगा दोबारा। देखिए ऐसा है, हम आप पर ये यकीन है, आप कसम खाओ। देखिए और नहीं हो तो गंगा जल उठाओ आप। देखिए, ये गंगा जल उठाना और कसम खाना मनुवादी प्रवृत्तियां हैं। हाँ। हम मानते हैं, हम कहते हैं, हम कह रहे हैं, ताल ठोक के कहना चाहते हैं आपके इस चैनल पर कि हम बहुजन समाज पार्टी कभी भी किसी पार्टी में विलय नहीं करेगी। मैं आपको बतला दूं, हर पार्टी विलय कर चुकी है, इंक्लूडिंग बीजेपी। हम विलय की बात ही नहीं कर रहे। ओहो, नहीं, देखिए, अरे गलत ना ना ना, मैंने हम- विलय की बात ही नहीं की है, मैंने तो दोस्ती की बात की है। अरे दोस्ती हमारी, देखिए एक चीज जान लीजिए, मैं जहां तक परम पूज्य बाबा साहब का है सवाल, और मैं इसमें थोड़ी व्यापक राजनीति के संदर्भ में ये कहना चाहूंगा, हम अपने विचारों से कटिबद्ध हैं, हम अपने विचारों से कभी भी नहीं हटेंगे। पर हम समय समय पर, मान्यवर काशीराम जी क्या कहते थे कि हम अवसरों को तलाशते हैं, और चाहे राज्य या फिर केंद्र की जो सरकार हो उसका साथ देते जाएंगे, साथ में ये भी विचारधारा है सर। बिल्कुल नहीं, हम न बीजेपी के साथ, बीजेपी के भी हम खिलाफ हैं और कांग्रेस के, हम तो बीजेपी के साथ दे रहे थे और कांग्रेस का भी साथ दे रहे थे। अभी तो यही मैसेज जा रहा है कि आप बीजेपी के साथ हैं। आप पिछले 6 महीनों में मायावती जी के स्टेटमेंट्स निकाल लें, उनके ट्वीट्स निकाल लें, आप ये पाएंगे कि वो हर बार राज्य और केंद्र सरकार को अप्रिशिएट करती हैं, सलाहें देती हैं। तो क्यों न कहें कि आप नजदीक जा रहे हो। और सर, हमारे यहाँ गांव में कहावत है कि न्यूरे ऊंट नहीं चराए जाते। खुलकर सामने आइए। एक चीज जान लीजिए, आप क्या चाहते हैं कि वो हमारे राजस्थान में विधायक तोड़े और हम उनको कहें नहीं आपने बहुत अच्छा किया। आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमारे विधायक तोड़े, हम कहें बहुत अच्छा हुआ। समाजवादी पार्टी का एक एमएलए था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया, हमारा भी एमएलए तोड़ा। तो ये काम जो है, ये आप क्या बात कर रहे हैं? आप ये चाहते हैं कि हमारी पार्टी वो तोड़े और हम कहें ओके, जस्ट वेट। अश्विनी जी, मैं चाहता हूं सब लोग एक दूसरे को सुने। आज बड़ी दिलचस्प डिबेट है। ब्रजेश जी, मैं मैं 1 मिनट लेता हूं। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा को आमंत्रित करता हूं, फिर उमाशंकर जी की तरफ चलूंगा। ब्रजेश जी, हाँ, 1 सेकंड अश्विनी जी प्लीज रुक जाइए, मैं आता हूं आपके पास। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा जी, बहुत स्वागत आपका। मुझे याद है कि बड़े धूमधाम और बड़े फैन फेयर और बड़े सार्वजनिक और राजनीतिक समारोह के साथ मायावती और अखिलेश यादव एक साथ आए थे। फिर जैसे ही चुनाव परिणाम आए और मायावती को 10 सीटें मिली, ये तुरंत आपसे पल्ला झाड़नी। और आजकल जो पॉलिटिकल पोस्चरिंग हो रही है, उससे लग रहा है कि मायावती बीजेपी के नजदीक जा रही हैं। आपको भी कुछ ऐसा लग रहा है क्या? और आपके साथ कोई चीटिंग हुई क्या? ब्रजेश जी, आज मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने आज वो पल्स पकड़ी है, वो नब्ज उत्तर प्रदेश की पकड़ी है, जिसकी चर्चा आज बहुत व्यापक लेवल पे हर वर्ग में, हर क्षेत्र में हो रही है। आज आप कहीं चले जाइए, किसी का फोन आ जाए, कोई बड़े पत्रकार हो, किसी क्षेत्र में जाइए, लोग ये कह रहे हैं यार क्या मायावती जी बीजेपी के साथ जा रही हैं, यार मायावती क्या बीजेपी जी के साथ जा रही हैं। ये आपको मैं बधाई देता हूं। मुझे लगता है बाकी चैनल जो 6 महीने बाद डिबेट करेंगे वो आपने आज किया है। ये मैं मानता हूं ब्रजेश जी, हमको अगर हम अरिथमेटिक समझें उत्तर प्रदेश की, और आज जो पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य बन रहा है, जो हमने गठबंधन किया था, वो मुझे लगता है कि उस समय का एक बहुत बड़ा मजबूत एक्सपेरिमेंट था। और उस समय उसमें क्यों आदरणीय मायावती जी ने जो निर्णय लिया वो उन्होंने लिया, उस पर मेरा कमेंट करना ठीक नहीं होगा। बहुत बड़ी सीनियर लीडर हैं, मेरी उतनी हैसियत नहीं शायद कि मैं उनके ऊपर कमेंट करूं। लेकिन जो अरिथमेटिक है, जो समीकरण है, ये इस बात से मैं सुधीन जी से सहमत हूं कि एक्चुअली वोट शेयर जो है, ये सुधीन जी ने अभी उपाध्याय जी का जवाब बहुत अच्छे से दिया कि वोट शेयर उनका शिफ्ट नहीं हुआ है। आप 2009 की बात करें तो बीएसपी को लोकसभा में लगभग 27% वोट मिले, 12 के विधानसभा में डिप हुए, अबाउट 11% गया, 14 में 19% और 17 में अबाउट 22% के आसपास दोबारा उनको वोट मिला। फिर से इसमें अगर आप जोड़ेंगे तो हमारे गठबंधन में तो थोड़ा सा बढ़ा। जब इतना वोट शेयर कांस्टेंट है और अगर उत्तर प्रदेश में 3 बड़ी पार्टियां लड़ने जा रही हैं, तो कम से कम चाहे समाजवादी पार्टी, बीजेपी और बीएसपी, कांग्रेस का मान लीजिए अस्तित्व नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो हम लोगों को यह समझना होगा कि कोई भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 30, 35, 36% वोट चाहिए होगा। जिसको 36%, 37% नहीं मिलेगा, 38% नहीं मिलेगा, उसको नहीं जीत मिलेगी।
तो आज अगर बीएसपी का वोट शेयर 20% पे स्टैटिक है तो उनको कहीं से एक्स्ट्रा चाहिए। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो कारण है कि उनका जो टिल्ट आ रहा है देखने में, वो लगातार बीजेपी की तरफ आ रहा है। उम्मीद कि एक लगती है रिश्ता पिछले नरमी 7 का महीनों बना से अगर आप करके रखो, देखें अगर जरूरत तो पड़े मायावती जी तो का जो काम भी आ जाएगा। स्टेटमेंट्स हों, जो भी उनकी राजनीति के तरीके हों, बड़े से मैं बड़े इसका मुद्दे उत्तर देना हों, चाहूंगा बड़ी से बड़ी जरा। विपदाएं, संकट, परेशानियां आई हों, वो कुछ क्योंकि बोलती ये नहीं हम पर टिप्पणी है, लॉ तो एंड मैं ऑर्डर इस का पे इतना कुछ बड़ा कहना मसला है, बट वो 2 लाइन ट्वीट करके मायावती निकल गई। या सुधींद्र जी मैं टाइम दूंगा, प्लीज वेट। अभिषेक जी गो अहेड। जी, तो बिल्कुल उन्होंने किसी भी मुद्दे पे, चाहे कोई भी चीज रही हो, चाहे अन्याय की बात रही हो, चाहे कोरोना वायरस की आज जो पैंडेमिक इस समय चल रहा है जिससे पूरा उत्तर प्रदेश परेशान है, जनता त्राही त्राही कर रही है, पुलिस की एक्सेसेस हो रही है उत्तर प्रदेश में, पुलिस जिसको जो चाह रही है वो कर रही है, करप्शन सारी सीमाएं भूल चुका है, लेकिन उस पर कहीं पर भी आदरणीय मायावती जी का ये स्टेटमेंट सरकार को टारगेट करते हुए सरकार का जो नेतृत्व होता है उसको वो बचा जाती हैं। उस पे कभी डायरेक्ट अटैक, आप ये मानते हैं कि अंदर खाने मायावती और बीजेपी के बीच वो चीज कुछ चल रहा है, चाहे दिल्ली में या लखनऊ में? मुझे तो बिल्कुल आज उत्तर प्रदेश में चर्चा बिल्कुल ब्रजेश जी यही है कि कुछ नहीं बहुत कुछ चल रहा है और शायद आने वाले वक्त में सामने आ जाएगा। मैं इस उनके पर जो कुछ चीजें कहना आ रही चाहूंगा। हैं, जिस तरीके का नेचर दिख रहा है ओके, tweets उमा का, शंकर बयानों का, पांडे उससे कांग्रेस दिख रहा के स्पोक्स पर्सन है, बहुत स्वागत आपका उमा शंकर जी। धन्यवाद। भाई देखिए, आपने बहुजन समाज पार्टी के साथ कोई अच्छा आचरण और अच्छा व्यवहार नहीं किया। राजस्थान में इनके 6 विधायक आपने लूट लिए, आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था उन्होंने, आप लूटपाट कर लिए उनके विधायक। मध्य प्रदेश में उन्होंने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया सेकुलरिज्म के नाम पे, वहां पे आपने इनको चाकू मारा और इनके विधायक लूट लिए। अब आप ये बात की अपेक्षा मायावती से हर बार क्यों करते हैं कि सेकुलरिज्म का ठेकेदार अकेले आप हैं और आपके पीछे खड़ी होंगी तभी वो सेकुलर कहलाएंगी, अन्यथा वो नॉन सेकुलर हो जाएंगी, कम्युनल हो जाएंगी। आप उनके साथ धोखा भी करें और वो कंप्लेन भी ना करें, आप क्या चाहते हो भाई? आपने क्यों धोखा दिया उन्हें? ब्रजेश जी, बहुत वाजिब प्रश्न है आपका और थोड़ा सा मैं समय लूँगा। 1996 में जब कांग्रेस पार्टी ने मायावती जी के साथ इनकी बसपा से पहली बार समझौता किया था और चुनाव के बाद मायावती जी ने कांग्रेस को धोखा देकर भारतीय जनता पार्टी के साथ 6-6 महीने का समझौता करके सरकार बना लिया था। और वही नहीं रुकी मायावती जी, 2002 में फिर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार इन्होंने बना लिया था। पार्लियामेंट में जितनी बार अटल जी की सरकार रही, हर बार बहुजन समाज पार्टी ने तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। क्या वो कांग्रेस के साथ धोखा नहीं था 1996 में जब इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बना लिया था? और अगर ये शर्त है तो इसी उत्तर प्रदेश में ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी ने कल्याण सिंह जी के समय में हर बार बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को तोड़ के अपनी सरकार बनाई। लेकिन मायावती जी की आज भाषा देख लीजिए, राजस्थान में इनके 6 विधायकों ने विलय कर दिया तो ये व्हिप जारी कर रही है। क्या मायावती जी को इतना नहीं पता है कि जब विलय हो जाता है आपने लूट लिया, तो व्हिप जारी करने का अधिकार पार्टी अध्यक्ष को नहीं होता है। व्हिप जारी करने का अधिकार, दरअसल कांग्रेस की प्रॉब्लम यही है, वो सोचती है कि सेकुलरिज्म की यूनिवर्सिटी की वो वीसी है, बाकी सब स्टूडेंट हैं, वो प्रमाण पत्र देगी तभी सेकुलरिज्म का सर्टिफिकेट मिलेगा। आप इनके विधायक लूट लो, सांसद लूट लो, ये चुप रहें और आपके पीछे खड़े रहें। अरे कोई गुलामी थोड़ी है। सेकुलरिज्म की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो एथिक्स की बात कर रहा हूं। जो एथिक्स की बात बहुजन समाज पार्टी कर रही है, मैं उसी पॉलिटिकल एथिक्स की बात कर रहा हूं कि 1996 में बहुजन समाज पार्टी ने कांग्रेस को धोखा देके भाजपा के साथ सरकार बना ली, 2002 में सरकार बना ली। ये शुरुआत तो मायावती ने किया, सपा के साथ भी वही किया, बसपा के साथ भी इन्होंने वही किया। मायावती पर कमेंट करती हैं, क्या मायावती जैसी बड़ी लीडर पर इस तरह के कमेंट करने चाहिए कि वो बीजेपी की घोषित प्रवक्ता है मायावती? नहीं, प्रियंका गांधी ये बात बोल रही है, क्या ये वाजिब बात है कि इतने सीनियर लीडर पर ऐसी बात कही जाए? ब्रजेश जी, हम तो वही कहेंगे जो दिख रहा है। मायावती जी राजस्थान में पार्टी, इनके 6 विधायकों का विलय हो गया और पार्टी अध्यक्ष होने के नाते व्हिप जारी कर देती हैं। क्या मायावती जी को इतना नहीं पता है कि उनको व्हिप जारी करने का कोई अधिकार नहीं है? फिर भी वो करती हैं, किसके समर्थन के लिए करती हैं? विधायक लूट लो और वो कुछ बोले भी ना। एक नियम कानून से चीजें चलती हैं। ब्रजेश जी, ये कैसे व्हिप जारी कर सकती हैं? और वहां पर ये कह रही हैं,
मैं भी भारतीय नहीं जनता करूंगा। पार्टी को अगर मैं मदद होता करने के मायावती जी लिए- की तरह मैं और कठोर व्यवहार करता नहीं, आपके ब्रजेश साथ। जी, मेरी बात पूरी हो हमारे जाए। विधायक लूट ले जाओगे। नहीं, अरे तो और हम इन्होंने चुप तो बैठे शुरुआत रहेंगे। की थी, शुरुआत तो इन्होंने की थी सेक्युलरिज्म 1996 के में। सर्टिफिकेट बांटोगे, 1996 हमारे विधायक में लूटोगे शुरुआत तो इन्होंने और कर दी मायावती थी। से सम्मान भी चाहोगे। इन्होंने तो अरे शुरुआत मैं मायावती कर दी, से कहा हमने होता तो तो इनको लड़ता आपसे। मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया और इन्होंने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। भाजपा के साथ दो बार एहसान इन्होंने नहीं किया। इसी उत्तर प्रदेश में सबका सरकार एहसान बनाई। नहीं किया। और मायावती 4 बार देना मुख्यमंत्री रही चाहूंगा। हैं। और बहुजन और भारतीय जनता पार्टी ने हाँ, 3 बार इनके विधायकों को उत्तर प्रदेश एक में सेकंड तोड़ा। उमाशंकर जी, फिर भी उन्हीं उमाशंकर जी के कृपया चरणों में सहयोग पड़ी करें। हुई हैं, मैंने तो आपको पर्याप्त अघोषित समय प्रवक्ता दिया। नहीं कहलाएंगी। भदौरिया जी 10 सेकंड। भदौरिया जी 10 सेकंड। देखिए ये बहुत बढ़ के बोल रहे हैं। मैं ये हम पर सर्टिफिकेट दे रहे अरे हैं। हम सही धोखा बोल का। रहे हैं, हम बढ़ के नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। या तो आपने बोल लिया। उमाशंकर अगर जी सच गलत तो बात। दूसरों का भी सच उमाशंकर सुन गलत लीजिए। बात। इतना धीरज गलत बात रखिए उमाशंकर कि जी सुनिए। दूसरों का तसल्ली से सच सुनिए। सुनने का धीरज रखिए अगर लोकतंत्र में यकीन है तो। नहीं, मैं ये बिल्कुल। कहना चाहता आप हूँ। आज बहुत शानदार पैनल है और बड़ी बढ़िया डिबेट हो रही है। सब लोग सहयोग करें। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि जब इनको समर्थन चाहिए था हमसे, बहुजन समाज पार्टी से पिछली बार भी, तो यही गहलोत साहब दिल्ली आए, बहन मायावती जी से समर्थन मांगा, उसमें समर्थन हमने दिया, हमारे विधायक तोड़ लिए। फिर इस बार जब उन्होंने समर्थन मांगा आके, तो इन्होंने वादा किया कि हमसे उस बार गलती हो गई थी, अब हम इस बार ये गलती नहीं दोहराएंगे। उसके बावजूद इन्होंने हमारे विधायक तोड़ आपकी लिए। लूटपाट इन्होंने केवल और आप फिर लूट देखिए, गए। आप फिर और लूट गए। सुनिए ना, नहीं फिर भी विधायक नहीं। देखिए हमने तो सिद्धांत के चलते उत्तरांचल में भी इनकी सरकार बचाई थी। ये तमाम बातें बोल रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। भैया जी, मैं 5 इनकी सेकंड सरकार लूंगा। उत्तरांचल में भी बचाई हमने जहां जहां जरूरत पड़ी धर्मनिरपेक्षता के लिए हमने उस काम को किया। पर हम मान्यवर काशीराम जी ने एक हमको सिद्धांत दिया और उस सिद्धांत में उन्होंने ये कहा कि ऐसे अवसरों पर जब बहुजन की ताकत को कोई कमजोर करे तो उससे बदला लेना चाहिए और बहुजन की ताकत को बढ़ाने के लिए, समाज पार्टी की ताकत को बढ़ाने के ओके, लिए अश्विनी उपाध्याय जी, हम अश्विनी विजय जी, मैं उपाध्याय 10 जी, सेकंड जवाब देने के लिए। आपको मायावती में एक लीडर के तौर पर क्या खूबियां दिखती 10 हैं? सेकंड मुझे जवाब ओके, देने के लिए अश्विनी जी, go चाहिए। ahead। अश्विनी जी, मायावती में आपको क्या खूबियां दिखती हैं, बताइए। ब्रजेश जी, पहली बात तो ये कि एक कहावत है ना कि ठंडी में आदमी का आपने 2 दिन के लिए रजाई उधार दिया, बाद में रजाई लेके बैठ ओढ़ के सो गए, बोले जी तुम्हारी तो रजाई नहीं थी। तो अब दिक्कत ये हो रही है, बसपा लगातार कांग्रेस का सहयोग करती रही, 97 मत उत्तराखंड में भी भूलिएगा, किया, उसको राजस्थान जोड़ में के किया। बोलिएगा अश्विनी और जी। बसपा की ये कार्यकर्ताओं 97 को से जो आपने जमीनी 3 बार कार्यकर्ता, जो सरकार बसपा का बनाई है सपोर्टर है, उत्तर प्रदेश में, जो बसपा और का 3 सपोर्टर बार है, आपने उमा बहुजन शंकर, समाज उमा पार्टी शंकर को नहीं तोड़ा है। है। अश्विनी जी आपके बारे में बोले नहीं ना। उमाशंकर जी अरे सुन शिष्टाचार लीजिए। दिखाइए। उमाशंकर प्लीज। शिष्टाचार दिखाइए कृपया। अश्विनी जी बोलिए। जी हाँ ब्रिजेश जी, मैं ये कह रहा था, मैं अपनी बात केवल इतना ही कहना चाहूंगा। अब आप किसी भी सपोर्टर को, चाहे वो भाजपा का सपोर्टर हो, चाहे वो सपा का सपोर्टर हो, या कांग्रेस का सपोर्टर हो, या बसपा का, यदि आपकी कथनी और करनी में अंतर है, यदि आपकी नीयत में अंतर है, यदि आप उसको केवल एक बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे, वो बनने वाला नहीं है। बसपा का जो लगातार क्षरण हो रहा है इसीलिए हो रहा है। और जहां तक बीजेपी की बात है, ये तो सुरेंद्र भदौरिया ने खुद ही कह दिया कि बसपा तो लगातार कांग्रेस के साथ रही है, उत्तराखंड में भी रही है, राजस्थान में भी रही है। अब ये अलग बात है कि उनको ये समझ में नहीं आया आप कांग्रेस मायावती को कैसी लीडर मानते हो? अरे जो 2G आपका 3G क्या आकलन है, 4G कर मायावती कैसी दे लीडर वो है? आपके 6 थोड़ा सा मुझे विधायकों को समझाओ। छोड़ेगी क्या? बहन अश्विनी जी जी, ने आप सबसे मुझे बड़ी बताओ, गलती मायावती यही कैसी किया लीडर जो है? उन्होंने भरोसा कर लिया कांग्रेस पे। बहन जी ने सबसे बड़ी गलती यही किया। मायावती कैसी लीडर है अश्विनी जी? देखिए मायावती अगर कैसी हमने लीडर है? नहीं हमने नहीं, भरोसा कर लिया, निश्चित रूप इन्होंने से- भरोसा किया सिंधिया पर। देखिए, इन्होंने बहन भरोसा जी, किया भाई भदौरिया जी, सचिन मैं पायलट आपको पर, एक इन्होंने बात आपको भरोसा बहुत- किया, एक बात बहुत भजन ईमानदारी लाल से पर, कहना चाहूंगा। इन्होंने भरोसा किया शरद पवार पर, इन्होंने भरोसा किया भदौरिया जी, ममता बनर्जी पर, तमाम लोग इनके छोड़ के चले गए। भदौरिया जी, क्या जरा मतलब सुन लीजिए। पार्टी खत्म हो गई क्या? अरे भदौरिया जी, मैं आपके ओके, बीरेन सिंह जी आ अरे गए। जरा ओके, मुझे बीरेन बहन सिंह जी को के लाया बारे जाए। में शांत बोलने शांत दीजिए शांत, भैया, ओके। 2 मिनट। ऑलराइट भाई, बीरेन जी, इन जी। दिनों मायावती के जो स्टेटमेंट्स, ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा था, उनके ब्रजेश जो जी, मैं- स्टेटमेंट्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, ब्रजेश जी- ट्वीट्स जो आ रहे हैं, वो ये बताते हैं कि उनकी बीजेपी के साथ कुछ नजदीकियां वीरेन जी बढ़ रही हैं। आप इसके पीछे के क्या राजनीतिक निहितार्थ मानते हो? और मैं आज सबसे निवेदन करूंगा, आज पैनल शानदार है, डिबेट बहुत अच्छी हो रही है,
और मैं आपको बता रहा हूं ये डिबेट उत्तर प्रदेश में राजनीतिक क्रांति लाने वाली डिबेट है। कल से देखिएगा उत्तर प्रदेश का माहौल कैसा होगा। वीरेन जी बताइए। देखिए, बीएसपी राष्ट्रीय पार्टी भले हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा उसका प्रभाव है। जब ये राजस्थान में जीतते हैं, मध्य प्रदेश में जीतते हैं, छत्तीसगढ़ में जीतते हैं, बिहार में कोई सीट आती है तो देर सवेरों विधायक टूट जाते हैं। ये छोटी दलों के साथ ये समस्या रहती है, लेकिन ये बात जायज़ नहीं हो सकती कि किसी के पार्टी का विधायक तोड़ लीजिए और उससे सम्मान की उम्मीद कीजिए। राजस्थान में 6 विधायकों को तोड़ना, मायावती चुप बैठी थी, उचित वक्त का इंतजार कर रही थी। 9 महीना बीत गया था जब वो विलय कर गए थे 6 विधायक कांग्रेस में। लेकिन जब कांग्रेस पे संकट आया तो मायावती ने भी अपने पत्ते खोले और उन्होंने अपना नया पैतरा चला। तो उसमें कोई बुराई नहीं है सियासत में। मायावती को यही भाजपा दौलत की बेटी कहती है। अब यही भाजपा उनके सम्मान में कसीदे पड़ रही है। जब लोकसभा में अखिलेश थी, आजकल नहीं कह रही ना। हाँ, वक्त के साथ जो है, वक्त के साथ इनकी बदलने की फितरत है। लेकिन नहीं ब्रजेश जी, नहीं, सुनिए आप, ब्रजेश जी सुनिए आप। ये लोग कहते थे मायावती दौलत की बेटी हैं, मायावती की जेब में 4 पैंट में 4 जेब लगी है, चारों में नोट भरी रहती है, ये टिकट बेचती हैं। क्या आरोप, मैं आऊंगा आपके पास। क्या आरोप ये लोग नहीं लगाते थे मायावती पर। लेकिन लोकसभा में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ और चुनाव के बाद जब वो गठबंधन टूटा तब लोगों में बड़ी निराशा हुई कि मायावती ने गठबंधन अखिलेश यादव से क्यों तोड़ लिया। कार्यकर्ता भी इसके पक्ष में नहीं थे, वो भी काफी निराश हुए। मायावती के इस कदम को लेकर लोग बहुत दिनों तक चर्चा करते रहे, क्योंकि बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी है और उससे आज की तारीख में कोई एक दल अकेले लड़ नहीं सकता है। ये बात उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी लोग हैं, जो इस विचारधारा के, वो जानते हैं। लेकिन अब समस्या ये है ब्रजेश जी कि 1984 में बनी हुई पार्टी, जिसका आज भी करीब 22% वोट शेयर है, उसके सारे नंबर 2 के नेता अलग होते जा रहे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, इंद्रजीत सरोज, ब्रजेश पाठक, दद्दू प्रसाद, रामवीर उपाध्याय, गंगाराम अंबेडकर, तमाम सारे नाम चले गए मायावती को छोड़ के। आर.के. चौधरी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब मायावती का भतीजा आकाश और सतीश चंद्र मिश्रा, 2 ही बड़े नाम देखा जाए तो बचे हैं। बाकी लोग आते जाते रहते हैं और ये बात हर सरकार में रही है। तो आपको क्या भविष्य दिख रहा है? ये अचानक से बीजेपी और योगी सरकार की तारीफ के पीछे की वजह क्या है? मैं उसी पे आ रहा हूं। कांसीराम जी ने एक बार कहा था ब्रजेश जी कि जुल्म के खिलाफ जो कौम आवाज नहीं उठाती वह कौम लाशें उठाती है। लोग पिंजरों में बंद मुर्गे की तरह हो गए हैं। जिसका नंबर आता है वही चिल्लाता है, बाकी सब दाना चुगते हैं। तो ये कांसीराम जी ने बहुत पहले बातें कही थी। बिल्कुल सही। ये बीजेपी कहती थी या विपक्षी दल मायावती के लिए कहते हैं कि अगर मायावती प्रधानमंत्री बन गई तो सरदार पटेल से भी अपनी ऊंची मूर्ति लगा देंगी। मायावती की मूर्तियों पर और पार्कों पर बहुत ताने चलते थे और सारे दलों ने ताने मारे हैं, कोई नई बात नहीं है। अब ये आज मायावती के विधायक प्यारे हैं उनको, उसमें कोई छुआछात नहीं है जी, और मायावती के नाम पर जी। अच्छा, बीजेपी जी, गोवा conclude करें में वीरेन जी। 4थे नंबर की पार्टी है। ये तोड़ के जी, सरकार बनाए तो ये उच्च कोटि विजय का जी। आदर्श है। ये कर्नाटक में सरकार बनाए, ये समस्या उच्च ये है कोटि का विजय आदर्श जी। है। मध्य प्रदेश में ये सरकार बनाए तोड़ के किसी को कोरोना भी- काल में, ये उच्च कोटि का आदर्श है। मायावती आऊंगा सुनी जी, आऊंगा बिल्कुल आऊंगा। मायावती सत्ता में नहीं है, लेकिन सियासत का जो चरित्र है ब्रजेश जी, जब जो ताकत में रहा सबने दुरुपयोग किया। अच्छा, बीजेपी की केंद्र में और यूपी में सरकार है,
मायावती पहले भी सरकार बना चुकी इनके साथ। 2022 निकट है, तो तारीफ करने में एक दरवाजा खोल के रखो, पता नहीं कब कौन कुंडी खड़काए दिए कि हम अंदर आना चाहते हैं। तो भाई इसमें बीजेपी के लिए अगर वो सॉफ्ट हैं तो कोई बुराई नहीं है। और 2022 के बाद पता नहीं कब क्या स्थिति बने। तो कुंडी खटकाने का वेट हो रहा है। 2012 से 10 साल हो जाएंगे 22 में, जब सत्ता में नहीं है, तो कुछ तो जो है देखना पड़ेगा ना इंतजाम। पार्टी चलाना है, सबकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन ब्रजेश जी एक टाइम था एक देश में, कंक्लूड करें वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें प्लीज। देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के वक्त के नेताओं का आचरण बहुत उच्च कोटि का था। वो आदर्शवादी लोग थे, वो दल बदल में तोड़ने फोड़ने में विश्वास नहीं रखते थे। लेकिन उस पीढ़ी के अंतिम नेता के तौर पर अटल बिहारी वाजपेयी के बाद शायद कोई नेता अब देश में बचा नहीं है जो उस आदर्श को मानता हो। और ऐसे में अब आप इनसे आदर्शवादी व्यवस्था कोई बात करिए तो ये सब संविधान की बात करिए, ये सब खाली एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, इनके पास कुछ है नहीं। मायावती उस समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं जो गरीब है, दलित है और जो कमजोर है, और हर पार्टी उसके उत्थान की बात करती है, उसका वोट लेने की कोशिश करती है। लेकिन आज हम 4 लाइनें उसके समाज के लिए कहेंगे, उसके सम्मान में कहेंगे कि मुर्दा लोहे को औजार बनाने वाले, अपने आंसू को हथियार बनाने वाले हमको बेकार समझते हैं ये सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। वाह, बहुत बढ़िया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर अभिषेक मिश्रा, क्या आप ये महसूस करते हैं कि मायावती ने आपके साथ गठबंधन करके 10 MP जिता लिए और अब आपके साथ उन्होंने धोखा किया? ब्रिजेश जी, मैंने पहले भी कहा कि आदरणीय मायावती जी बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके साथ उनके लिए धोखे जैसा शब्द इस्तेमाल करना शायद मेरी मर्यादा के सीमाओं के बाहर है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत आशान्वित थी इस गठबंधन से। उत्तर प्रदेश में स्पेशली इवन बसपा के जो लीडर्स थे, बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, बीएसपी के जो संगठन का स्ट्रक्चर है अपनी विधानसभा में या सब जगह, हर जगह लोगों को ये उम्मीद थी कि आने वाला चुनाव में बहुत बड़ी ताकत के रूप में हम लोग मिलकर के इकट्ठा होंगे और काम करेंगे। और वो हताश हुए, वो निराश हुए जब आदरणीय मायावती जी ने गठबंधन तोड़ा। तो मुझे लगता है कि लेकिन राजनीति है, राजनीति में निर्णय होते हैं, और आज जो निर्णय है उसके साथ समाजवादी पार्टी कहना चाहूंगा मिला करके कदम से कदम ताल मिला करके बढ़ रही है। और हम लोग उसमें जो अगर अकेले भदौरिया जी कुछ इंटरव्यू करना चाहते हैं, मैं उनको आमंत्रित करता हूं। बोलिए भदौरिया, बात लेकर के जाएंगे। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भदौरिया जी आपसे कुछ कहना चाहते हैं प्रोफेसर साहब, सुनिए भदौरिया जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी से हमारा पहली बार कोई समझौता नहीं हुआ। हमारा सन 93 में, जब आपको मालूम होगा बाबरी मस्जिद टूटी थी, उस समय भी समझौता हुआ, और किसने तोड़ा, क्या तोड़ा, वो भी सब पूरा देश जानता है। और इस बार भी हमने, बहन मायावती जी ने जब चुनाव हुआ तो हमने सब चीजें भुलाकर हमने समझौता किया। हम लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, जो भी नतीजे आए सबके सामने हैं। हम, बहन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस 1.5-2 महीने बाद की, जब कोई संपर्क नहीं हो रहा था, जब कोई बात नहीं हो रही थी, तो उन्होंने बल्कि ये भी कहा कि हम अखिलेश जी को और उनकी पत्नी की हम तारीफ करेंगे, उन्होंने हमको बहुत सम्मान दिया। पर अभी भदौरिया जी, दोस्ती के कोई चांसेस हैं कि सपा और बसपा एक फोरम पे आएगी? कोई ऐसी पॉसिबिलिटीज आप देखते हैं? देखिए, ये तो आपका काम है इन पॉसिबिलिटीज को देखना, तलाशना। पर मैं ये जरूर कहूंगा कि कई विचारकों ने, और खास तौर से हमारे पुराने जो एक नेता थे, देश में प्रधानमंत्री भी हुए, चंद्रशेखर जी, वो कहते थे राजनीति संभावनाओं का खेल है। तो राजनीति तो संभावनाओं का खेल होता है। और भदौरिया जी, मैं आपके 10 ऐसे वीडियो स्टेटमेंट निकाल के आपको दे सकता हूं जिसमें आप सबसे बड़े पैरोकार थे समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन की। आप लोहिया और अंबेडकर का कंसेप्ट लेके चैनलों की डिबेट में जाते थे, आप उनको कोट करते थे। आज आप समाजवादी पार्टी के बगल में खड़े होने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके 10 वीडियो स्टेटमेंट में आपके सामने दे सकता हूं, स्वयं आपने मेरी डिबेट में ये बातें कही थी। नहीं, मैंने आज भी इनकार नहीं किया। मैं आज भी कह रहा हूं कि
तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो रिकॉर्ड पर हैं। उन्होंने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा कोई व्यक्तित्व है तो वो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो उन्होंने पत्र लिखा है तमाम समाजवादियों के नाम सन 1955 में, और जिसको मधुमय ने पढ़ा है पूरे लोगों के बीच एक आरोप लग रहा है, डॉक्टर एक आरोप भी लग रहा है बीजेपी के नजदीक जाने के पीछे की वजह लंबित जांचें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई, ये तो देखिए ऐसा है इनकम टैक्स कि वो देखिए एक चीज मैं बतला दूं कि ये जो सीबीआई के बारे में जो लोग कहते हैं, जब कांग्रेस पार्टी का शासन होता है तो कहते हैं कि ये कांग्रेस ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, और जब बीजेपी का शासन होता है तो लोग कहते हैं ये सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटिमिडेशन है। और देश में लोकपाल के लिए बड़ा आंदोलन हुआ, उस आंदोलन के अंदर सब लोगों ने कहा कि हमको इन संस्थाओं को स्वतंत्र करना चाहिए। पर आप ये मत भूलना कि सीबीआई की टीम जब मायावती से पूछताछ करने के लिए गई थी, सीबीआई की टीम, तब केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन की सरकार थी। देखिए एक चीज जान लीजिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तब भी सीबीआई थी, और मनमोहन सिंह जी तब हम सीबीआई से कभी नहीं डरे। हमको ओके, उमाशंकर पांडे, मायावती के इस बदलाव, राजनीतिक बदलाव के पीछे के कारण आप क्या मानते हो? देखिए 1 मिनट, उमाशंकर को एक मिनट में बोल दूं। भदौरिया जी अब आप चुप रहिए, अब आप भदौरिया जी प्लीज वेट, देखिए भदौरिया जी प्लीज वेट, बहुत महत्वपूर्ण भदौरिया जी थोड़ा मैं आपसे प्रदेश भी में- वही शिष्टाचार की उम्मीद करता हूं, प्लीज। ब्रजेश मैं उमाशंकर को चुप हूं। उत्तर प्रदेश में रोज दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। आगरा में, उरई में, गोरखपुर में। उरई में क्या किया, अभी एक दलित महिला का स्तन काट दिया, उसके भाई को मार डाला। गोरखपुर में पुलिस ने दौड़ा दौड़ा के दलित को मारा। उरई में सेम घटना हुई, लेकिन मायावती जी ने ना उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन की बात की, ना उत्तर प्रदेश में सरकार बर्खास्त करने की बात की, लेकिन राजस्थान में कहती है सरकार बर्खास्त करो, राष्ट्रपति शासन लगाओ। उत्तर प्रदेश में रोज ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं, रोज रोज अखबार उठाइए, टीवी खोलिए, कहीं ना कहीं ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। मायावती जी कहीं जाती हुई नजर आई? इतने दलितों पर अत्याचार हुए, मायावती जी कहीं जाती हुई नजर आई? कहीं नहीं। ये किस लिए हो रहा है? ये सिर्फ वही जो सीबीआई, नजदीकियत का कारण क्या है? जो सीबीआई और ईडी वाला जांच का मामला है, उनके ऊपर, उनके भाई के ऊपर जिसका डंडा लेके भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उसका डर है। बिल्कुल बिल्कुल अंबेडकर कांसीराम जी ने जो कहा कि अगर आवाज नहीं, बड़ा खल रहा ना आपको खलना चाहिए। सच कड़वा होता है, आपको बिल्कुल खलना चाहिए, आपको बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, मैं जानता हूं आप रिएक्ट करेंगे। सच बड़ा कड़वा होता है। दलितों पर अत्याचार हो रहा है, मायावती जी कहीं नहीं जा रही है। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, मायावती जी कहीं नहीं जा रही है। आज डिबेट बहुत अच्छी हो रही है। सरकार की गार्जियन बनकर सरकार को सलाह दे रही है। ये ईडी और सीबीआई का ही तो डर है। आप राजस्थान में आप कहते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। उत्तर प्रदेश में दलितों पर रोज अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस दलितों पर बर्बरतापूर्वक दौड़ा दौड़ा के मार रही है, ब्राह्मणों की और मायावती जी सरकार को सलाह दे रही है। कृपया दोनों शांत हो जाए, दोनों शांत हो जाए। सरकार को कालीचरण जी को स्क्रीन पे लाया जाए। ये सीबीआई और ईडी का डर भी है। मायावती, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में जनता अपनी राजनीतिक विचारधारा में बदलाव करते हुए बीजेपी से नजदीकियत बना सकती हैं? कुछ आपको ऐसा लगता है? उमाशंकर प्लीज प्लीज। जी जी, नहीं बिल्कुल। आप ये देखिए, कालीचरण जी बोले आप। जी जी, कालीचरण जी बोलिए। हाँ बोलिए, क्या पूछा आपने? मेरा सवाल यह है कि मायावती बीजेपी के नजदीक क्यों जाना चाहती हैं? देखिए, अभी भदौरिया जी यहाँ पर बैठे हैं, सीनियर लीडर हैं, वो प्रवक्ता हैं। उन्होंने तमाम बातें साफ कर दी हैं। जैसा कि उन्होंने कहा है, और ये सही भी है, कि जो सरकार कुछ सकारात्मक कार्य करती है उनका हमेशा बीएसपी ने समर्थन किया है। तो ये तो होता है और ये होता रहा है। लेकिन देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूँ। अभी उपाध्याय जी ने जैसा कहा था कि दलितों पर कहीं अत्याचार होता है तो उनको जेल में डाल दिया जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि अत्याचार होता ही क्यों है? सवाल ये है कि अत्याचार ना हो। और ये सही बात है कि बीएसपी जितना
माने तो जो आप अभी- इस बात से प्रसन्न हैं कि मायावती बीजेपी के नजदीक जा रही हैं? नहीं, प्रसन्नता की बात नहीं है। देखिए, ये जैसे कि भदौरिया जी ने भी स्वीकार किया है, पर जानते ही हम सभी लोग जानते हैं कि बाबा साहब की आइडियोलॉजी को लेकर के, मानवर कांसीराम की आइडियोलॉजी को लेकर के चलते रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जो, लेकिन ये सही बात है कि आइडियोलॉजिकल, फाइनल कमेंट सर, आइडियोलॉजिकल जो है भाजपा से उपाध्याय मैच नहीं होता है। कंक्लूड करिए, आपको मायावती क्यों पसंद है? बीजेपी को मायावती क्यों पसंद है? अश्विनी जी 20 सेकेंड। ब्रिजेश जी, देखिए पहली बात तो ब्रिजेश जी, हमारी पार्टी बाबा साहब अंबेडकर, लोहिया जी, सरदार पटेल, श्यामा प्रसाद जी, दीनदयाल जी का जो सपना था उसी को साकार कर फिर रही है। आपने जहां तक इतिहास बहन जी की पढ़ा ही बात नहीं है। बहन आप जी ने अंबेडकर का आर्टिकल विरोध 35 करते पे 370 पे थे। आपका सपोर्ट किया, जनसंघ और इसलिए उनका आरएसएस स्वागत ने करते हैं। हमेशा बाबा पिछले साहब 6 भीमराव साल में- अंबेडकर जी का विरोध किया है। सुनिए इतिहास सुनिए, पढ़ लीजिए। अरे सुन तो झूठ लीजिए मत भाई बोलिए। साहब, सुन लीजिए प्लीज। लगातार या आरएसएस ऐसे ने उमाशंकर, बाबा उमाशंकर साहब बोल रहे हैं, का विरोध सभ्यता मत किया है। आपकी बारी में वो नहीं यहाँ बोले। पढ़ लीजिए। आपकी बारी में नहीं बोले अश्विनी आप जी ना। असभ्यता का परिचय मत उमाशंकर, दीजिए। नहीं, सभ्यता नहीं, आप जी, झूठ बोलेंगे, हम बोलने उमाशंकर, देंगे। प्लीज वेट। आरएसएस हाँ, ने बोले, अश्विनी जी अंबेडकर बोले। साहब का लगातार विजय विरोध जी। किया। आप इसको झुटलाएंगे तो मैं क्या मान लूंगा? ब्रिजेश जी, ब्रिजेश ओके, जी, अश्विनी जी, कंप्लीट करिए। पिछले ओके, 6 साल ओके। में अश्विनी जी, जब कंप्लीट जब करिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रवाद पे अच्छे कठोर निर्णय लिए, जब जब राष्ट्रवाद, देश की एकता अखंडता मजबूत करने के लिए कोई निर्णय लिया, बहन जी ने इसका स्वागत किया, बहन जी ने समर्थन किया, इसलिए हम बहन जी का स्वागत करते हैं। वाह, बस हो गई बात, हो गई बात, हो गई बात। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू। विषय आया है, यही कंक्लूजन है कि जब भी बीजेपी का जो राष्ट्रवाद है उसका कोई भी फैसला होगा, मायावती साथ देंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट।